हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लंग कैंसर के। लंग कैंसर ऐसा होता है कि जिसका नाम सुनते ही आधे लोगों को लगता है कि आप बचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो आपकी विल पावर है। तो विल पावर अच्छी रखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम समझ लेते हैं कि लंग कैंसर होता क्या है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लंग क्या होता है। तो जो फेफड़ा होता है वो हमारी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो ये हमारे जो लंग है उसका काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये जो काम करते हैं ये होता है हमारा एयर सैस में जाकर। तो वो जो एयर सैस है वो बनते हैं सेल्स से। अब वो क्या होता है उन सेल के अंदर, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे नॉर्मल एयर सैस है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये हमारा जो है वो सेल से बने हुए हैं। तो इसके जो सेल हैं वो अब नॉर्मल होने लगते हैं, नॉर्मल से अब नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब नॉर्मल सेल्स जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर वो अब नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूमर में, और फिर वो ट्यूमर कन्वर्ट हो जाता है आपका कैंसर। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि जो नॉर्मल सेल्स थे वो अब नॉर्मल हो गए और फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्यूमर में। तो ये हमारा इस तरह से बन जाता है, यानी जो हमारा एयर सेस है उसके जो सेल हैं वो मेल फंक्शनिंग करने लगते हैं, सही से काम नहीं करते, तब ऐसा होता है। अब ये हो गया हमारा लंग कैंसर। अब लंग कैंसर में भी हमारा होता है, ये है स्मॉल सेल लंग कैंसर और ये है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है वो बहुत ही तेजी से फैलता है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो ये हमें पता चल गया कि लंग कैंसर कैसे होता है, ये बात हमें पता चल गई, बेसिकली हमें समझ आ गया। ठीक है। अब उसके बाद आप सोचेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, कि लंग कैंसर के कारण क्या है। तो लंग कैंसर के कारण जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे लंग हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन खराब आएगी या इम्प्योर आएगी तो लंग्स हमारे खराब होंगे। तो उसका सबसे पहला कारण है स्मोकिंग। तो जो भी आदमी मान लेते हैं कि 20 साल से डेली एक सिगरेट का पैकेट पी रहा है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। या 10 साल से और रोज के 2 सिगरेट के पैकेट पी रहा है तो उसको भी लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में उसको क्या करना होगा, उसका सीटी होता है, लो सीटी होता है, अगर वो करवा लेगा तो इससे पता चल जाएगा कि उसको है या नहीं। आगे भी हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अब दूसरी, जो पहला तो हो गया स्मोकिंग, दूसरा हो गया सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो या और कहीं बैठे हो और वो साथ वाला आदमी स्मोकिंग कर रहा है। अब वो जो स्मोक छोड़ेगा और उसके बाद वो ना चाहते हुए आपको सांस के थ्रू अंदर जाएगा तो उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। तो ये कारण हो गया। उसके बाद जेनेटिक, यानी फैमिली में मान लो दादा को था, पापा को था, तो फिर बच्चों में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कैंसर के। अब उसके बाद आप ये सोच रहे होगे कि जो लोग हिमालय में रहते हैं उनको तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास तो एकदम प्योर जो है एयर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कि क्योंकि वहां पर वो लोग बहुत तरह की स्प्रे अगर यूज कर रहे हैं फसलों को बढ़ाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए, तो जो ये हार्मफुल स्प्रे है ये आपकी एयर को पोल्यूट करेगी और फिर ये लंग कैंसर का कारण बन जाती है। उसके बाद और अगला कारण जो है वो है एयर पॉल्यूशन। तो जो भी बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन होना बहुत आम बात है, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से। तो वो जो ऑक्सीजन जा रही है वो सही नहीं है, प्योर नहीं है, तो वो हमारे लंग कैंसर का कारण बन जाती है। अब हम बात करते हैं, ये हो गए, हमने समझ लिया लंग कैंसर क्या होता है और उसके होने के रीजन क्या है। अब ये आ जाता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स इसके अंदर ये होते हैं कि आपको बहुत तेज क्रोनिक खांसी आएगी, कफ होगा, फिर उसके बाद आपको चेस्ट में पेन होगा, कई बार आप खांसोगे तो आपको ब्लड दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको थकान फील होगी, फिर उसमें ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती, और फिर वेट गिरने लगेगा आपका बहुत तेजी से। और कई बार ये होता है कि आपके चेहरे पे और आपके गर्दन पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कारण है आपके लंग कैंसर का। ठीक है। तो अब ये हो गए आपके सिम्टम्स, यानी ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो अगली बात पर आ जाते हैं। तो यहां तक हमें सिम्टम समझ आ गए। तो जैसे ही आपको सिम्टम दिखाई दें तो आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिल लेना है।
अपने डॉक्टर से मिल लेना है और डॉक्टर जो बताए वो सारी आपको दवाइयाँ ले लेनी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितनी जल्दी आपको लंग कैंसर के बारे में पता चल जाएगा उतने आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कैंसर का मेन दिक्कत ये है कि इसके अंदर जो है हमारे कोई, जैसे अगर हमें कोई भी चीज आकर इन्फेक्ट करती है, या हमें मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमें फीवर आ जाता है, फिर हमें पता चलता है कि कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें जो दिक्कत होती है वो इंटरनल होती है। तो इंटरनल दिक्कत होने के कारण ये हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें कैंसर है। और बहुत सारी स्टेज में जाकर, अगर आप गाँव में देखोगे तो फोर्थ स्टेज में जाकर ये पता लगता है कि कैंसर है, और जब तक वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है और उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा तो उतने ही आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे कैंसर के अंदर। तो ये बात हमें समझ आ गई। अब अगर हम इसके बाद अगली बात पर आ जाएं, तो अगली बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो पता के लिए नोज किया जाएगा। वो कैसे कि आपका सीटी होगा या एक्सरे, फिर उसके अंदर आपको अगर पता चल गया कि हाँ कैंसर है, कुछ दिख रहा है, जो दिखता है वो होता है ब्राउन और वाइट कलर का, अगर दिखने लग रहा है आपके लंग्स में तो माना जाता है कि कैंसर है। फिर उसके बाद आपका सीटी वगैरह किया जाता है, लो स्केल सीटी होता है, तो उससे पता चल जाता है। जो स्मोकिंग वाले पर्सन है उनको तो ये करवा लेना चाहिए, 8-10 मिनट में हो जाता है। और इसमें जो रेज होती हैं वो बहुत लो स्केल की होती हैं, पर उससे उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर ये पता चल गया कि कैंसर है, कुछ दिख रहा है कैंसर जैसा, फिर उसके बाद उसकी होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और फिर ये समझा जाता है, लैब में भेजा जाता है कि वो जो कैंसर है वो स्मॉल सेल है या नॉन स्मॉल सेल है तो कौन सी टाइप का है, बहुत सारी टाइपें हैं, कौन से स्टेज में है, तो ये सब उससे पता चलता है। लेकिन बायोप्सी के अंदर बेसिकली होता ये है कि लोगों का मानना ये होता है कि जैसे ही हम बायोप्सी करवाएंगे तो ये कैंसर भड़क जाएगा, फैल जाएगा, तो हम नहीं करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर मेन रीजन ये होता है कि लोगों को सिम्टम ही फोर्थ स्टेज में आते हैं। तो फोर्थ स्टेज में जब सिम्टम आते हैं तो उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर उसकी विल पावर रहेगी तो बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी और उन सेल को खत्म कर देगी। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टेज में ये नहीं सोचना है कि आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि आधे लोग तो अपने जीने की चाह ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आपके स्टेजेस होते हैं। स्टेज 0 होता है, स्टेज 0 में ट्यूमर होता है, फिर वो बढ़ता है, स्टेज 1 आता है, और फिर स्टेज 2 में उसका जो साइज होता है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है ट्यूमर में, स्टेज 3 में बढ़ जाता है, स्टेज 4 में वो लिम्फ नोड के थ्रू बाकी हिस्सों में भी फैल जाता है। इस तरह से स्टेजेस होती हैं इसकी। अब आता है इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट। जब हमें पता चल गया कि लंग कैंसर है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहली बात तो है सर्जरी, है ना। सर्जरी में क्या है, सर्जरी में है आपका विज रिसेक्शन। इसमें क्या होता है रिसेक्शन में कि आपका विज का मतलब होता है कील, तो आपका एक छोटा सा हिस्सा जो लंग का है वो निकाल लिया जाता है जहां पर कैंसर होता है, जब हमें पहले पता चल जाता है। फिर उसके बाद होता है सेगमेंटेक्टोमी। सेगमेंटेक्टोमी में क्या होता है कि उसका एक सेगमेंट जो है आपके लंग्स का वो निकाल लिया जाता है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद होता है लोबैक्टोमी। लोबैक्टोमी में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी लॉब निकाल ली जाती है। लॉब कैसे निकाल ली जाती है, जैसे आप यहाँ पे समझिए कि हमारे जो लंग्स है उसमें 3 लॉब है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉब यानी 3 लॉब में से एक लॉब आपकी निकाल ली जाती है। अब उसके बाद होता है न्यूमोटेक्टोमी। इसमें क्या होता है, एक जो पूरा आपका जो फेफड़ा है यानी जो लंग है वो निकाल लिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पूरा निकाल लिया तो उसकी जगह पर क्या आएगा। तो जब आप पूरा लंग्स निकाल लिया जाता है तो बाकी जो ऑर्गन उसके आसपास में है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में कोई जमीन होती है जो पंचायती हो या वैसे हो, खाली पड़ी हो, तो उसमें लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं उसकी तरफ और उसको कम कर देते हैं। तो उसी तरह ये होता है कि जब आप पूरा एक लंग निकाल लिया जाता है तो बाकी जो ऑर्गन है आसपास के वो उस जगह को फिल कर लेते हैं थोड़े टाइम के बाद।
लेकिन इसमें आदमी बच जाता है। तो ये आपको दिख रहा है, आपको ये आपका हो गया विज रिसेक्शन। तो इसमें एक हिस्सा निकाल लिया जाता है, लोबेक्टोमी में एक लोब निकाल लिया जाता है, और इस तरह से ये आपके हो गए सर्जरी। अब बात ये आती है कि आपकी सर्जरी होगी या रेडिएशन से ठीक हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपको कैंसर कौन सी टाइप का है, स्टेज कौन सी है, स्मॉल सेल लंग कैंसर है, लार्ज सेल लंग कैंसर है, वो कौन सा। तो अब हम बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशन पास की जाती है आपकी बॉडी के अंदर से। तो वो जो रेडिएशन है वो कैंसर सेल के ऊपर अटैक करती है और उसको मार देती है। तो इसको रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद आपकी जो होती है वो होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि आपको जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। वो जो दवाइयाँ हैं वो जो आपकी सेल्स होती हैं, जो सेल्स डबल हो रही होती है, उन पर जाकर वो अटैक करती है। तो कीमो में क्या होता है कि जैसे आपकी जो भी सेल डबल हो रही है तो वो जाकर उस पर अटैक करेगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं वो डबल होते हैं। तो जैसे कीमोथेरेपी दी जाती है तो बाल झड़ने लग जाते हैं, और जो भी सेल्स हैं हमारे डबल होने की कोशिश करते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। जो भी चीज़ डबल होगी वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक जंगल में बहुत सारे दुश्मन छुपे हुए हैं लेकिन हमें मिल नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है। तो उसमें क्या करती है आर्मी, वहां पर बम लगा देगी पूरी जगह पे और फिर वहां पे विस्फोट कर देगी। तो इसको बोलते हैं कारपेट बम्बिंग। कि कारपेट बम्बिंग में जो है जो भी वहां पे चीजें होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो कीमोथेरेपी में भी यही होता है कि जो भी आपके अच्छे सेल हैं, खराब सेल हैं, जो भी डबल होंगे उसको ये मार देगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दर्ददायक माना जाता है कीमो को। लेकिन डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको रेडिएशन प्लस कीमो देनी है या कौन सी थेरेपी देनी है। फिर उसके बाद होती है टारगेट थेरेपी। टारगेट मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें टारगेट किया जाता है किसको, जो भी आपके कैंसर सेल है उसको टारगेट करके उसको मारा जाता है। फिर उसके बाद होता है लेजर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि लेजर लाइट्स डाली जाती हैं जहां पर आपके कैंसर सेल है उसको मारने। उसके बाद होता है आपका कौन सा, फोटोडायनेमिक थेरेपी। फोटोडायनेमिक थेरेपी में क्या होता है कि आपको जहां पर भी कैंसर है वहां पर इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई भेजी जाती है, फिर वहां पर एक लेजर बीम भेजी जाती है लाइट के टाइप्स की, फिर उससे वो दवाई रिएक्शन करती है और फिर वो उसको मार देती है। तो इस तरह से कैंसर की बहुत सारी थेरेपी हैं। किसको क्या थेरेपी दी जानी है ये तब डिसाइड हो पाता है कि उसको कौन सी स्टेज का है, कैसा कैंसर है, कहाँ तक फैल गया। ये सब चीज़ें डॉक्टर जब एनालाइज करता है तब वो उस पर बता पाता है कि कौन सी थेरेपी दी जानी है। अब ये होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनो सिस्टम क्या होता है कि हमारा, जैसे हमारे पास जैसे कोई भी चीज़ है उस पर कोई चीज़ अटैक करेगी तो दूसरी चीज़ उसको रिटेलिएट करेगी। मान लो कि एक आर्मी है, दूसरी आर्मी ने अटैक किया तो पहले वाली आर्मी उसके ऊपर रिटेलिएट यानी उस पर मतलब अपने को बचाने के लिए उस पर हमला कर देगी। तो इम्यूनोथेरेपी इसी तरह की होती है कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो जो कैंसर सेल है उसको मार देती है। तो ये वाली थेरेपी मेरे को काफ़ी सही लगती है। फिर उसके बाद ये है कि हमें कैंसर से बचना कैसे। तो इसमें बचने का सबसे पहला तो चीज है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि कैंसर हो गया तो अब तो मेरी जान जाएगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत जगह पे ये होता है कि जब आदमी की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है तो कैंसर सेल अपने आप ही मरने लगते हैं, यानी कि वो खत्म होने लगते हैं और आदमी नॉर्मल हो जाता है। अभी ऐसी बहुत सारी रिसर्च चल रही है जिसमें कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है। तो अभी वो स्टार्टिंग फेज में है बहुत सारी जगह पे। जब वो हो जाएगी तो आपका कौन सी भी स्टेज का कैंसर हो वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज ये होती है कि स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग नहीं करोगे तो लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर सेकेंड हैंड स्मोक, यानी अगर आप गाड़ी में किसी के साथ बैठे हो या और कहीं पर बैठे हो तो आप दूसरे बंदे को बोल सकते हो कि भाई आपको स्मोकिंग नहीं करनी मेरे साथ, तो मतलब मैं बैठा हूँ तब तक नहीं करनी। फिर उसके बाद आप फ्रेश एयर में जा सकते हो। फिर पेड़ लगाओगे तो वो तो सबके लिए ही भला हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए ही अच्छे होते हैं पेड़। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा रहेगी, जितना एयर पोल्यूशन कम होगा, उतना आपको लंग कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट चीज जो है वो है आपकी एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज करोगे,
डेली योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको पसंद है, सारी चीजें कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको लंग कैंसर के साथ साथ और भी बीमारियों के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है। और बोला ये जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको भूख लगती है, बॉडी को कुछ चाहिए होता है, तो वो जो आपके अबनॉर्मल सेल है उसको ही बॉडी खा जाती है। यानी कई बार कैंसर सेल को ही बॉडी खा जाती है। तो जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतने आप फिट रहोगे, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी से ये आपको बताएंगे। और मेरा जो चैनल है इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किस बीमारी से आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। मिलते हैं, एकदम हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। थैंक यू वेरी मच।